सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज संदीप विश्वकर्मा और मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एएमयू ट्रिपल ई। हम यहां पे एएमयू ट्रिपल ई के कम से कम 10 से 15 साल के क्वेश्चन, कम से कम हो सकता है 20 साल भी मैं करवा दूं, तो 10-15 साल के लेटेस्ट क्वेश्चन जो बार बार एएमयू पूछ रहा है उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और मैंने इसकी पीडीएफ भी बनवाई है। हालांकि ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पर मैंने उसकी पीडीएफ बनवाई है। मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा और वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप एएमयू ट्रिपल ई में इस बार अपियर होने वाले हो, अगर आप एएमयू से बीटेक करना चाहते हो और आपने फॉर्म भर ही दिया होगा, खैर आज लास्ट डेट थी, तो आप मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले मेरी वीडियो पॉज करना और उसके बाद से उसे सॉल्व करना, और फिर तुम अगर ना हो सॉल्व तो वीडियो देखना। इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है कि आप उसके पहले तो पीवाईक्यूज को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए। अगर आप उसको पकड़ ले रहे हैं तो फिर तो आप आराम से एग्जाम क्लियर कर लेंगे। और अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आज से मात्र 60 दिन लगभग लगभग बचा हुआ है, 60 डेज एएमयू बीटेक के लिए बचे हुए हैं, तो आप अगर मेरे साथ कर रहे हैं और 70+ स्कोर, मतलब 70+ क्वेश्चन, 70% से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप खुद से कर रहे हैं, तो आप ठीक ट्रैक पे हैं। फिर तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करिए। मॉक टेस्ट चाहे किसी का भी लगाइए, आप हमारा भी ले सकते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, और फिर बाद में फुल सिलेबस होगा। तो आप चाहे जिसका भी करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लगाना ही स्टार्ट कर दीजिए। और ये चैप्टर वाइज हर चैप्टर का करिए मेरे साथ। और अगर आपके इससे कम आ रहे हैं तो फिर तो भाई आपको गाइडेंस की जरूरत है। आप किसी भी अच्छे गाइडर को पकड़ के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, अगर आप जेई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपका जेई मेन सही नहीं होने की संभावना है, आपको लग रहा है कि मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं हूं, तो मैं बता रहा हूं एएमयू में 150 में से 50 मार्क्स लेके आने होते हैं बस। बहुत ज्यादा तो लेके आने नहीं है एवरेज ब्रांच के लिए। और अगर 70 to 75 आता है तो एएमयू में सीएस मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर दोगे तो एएमयू में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसकी फीस बहुत कम है। एक साल का 20,000 है फर्स्ट ईयर में, अगले साल आधा हो जाता है, 8,000 हो जाता है सेकेंड ईयर में। तो अगर आपका जेई वगैरह में अच्छा नहीं हो रहा है तो आप इसको एक ऑप्शनल रख सकते हो। और अगर मैं पीवाईक्यूज यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ और 70% से ज्यादा आपसे नहीं लग रहे हैं, तो आप फौरन तैयारी में लग जाओ। किसी का भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, जो कर सकते हो तुम करो, ठीक है। अब मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ, बिकॉज आई एम योर एजुकेटर नाउ एंड माई सेल्फ संदीप विश्वकर्मा, and I am pursuing BTech from Aligarh Muslim University Electronics Department, and my qualification is I have qualified GATE, JEE Mains, BHU, BSc, UP, UPTU, Triple MUT, and AMU Triple E also, and I am a educator on an academy। और आपको पता होगा कि अभी गोल्ड एजुकेटर अवार्ड टीचमेंट के द्वारा दिया गया था, एंड डायरेक्टरेट सेट टाइम बाउंड गोल। और आप मेरी क्लासेस को अन अकेडमी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं कोड यूज करके, ठीक है। तो ये तो मेरे बारे में था, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता रहे कि हाँ, ऐसा इंसान बता रहा है जिसने इस एग्जाम को क्रैक किया हुआ है। और हमने बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स भी टॉप 10 में अपने 60 दिन के क्रैश कोर्स से दिए हुए हैं। तो आप पेन पेपर लेके मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ। जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तो क्वेश्चन पहले खुद से पढ़ो, सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, फिर देखो कि मैं क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, जो लोग वीक महसूस कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। 60 डेज का क्रैश कोर्स अभी भी स्टार्ट हुआ है, अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है। तुम डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन बस सीरियस कैंडिडेट ही ज्वाइन करें, मैं तो उन्हें यही कहूंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप जरूर ज्वाइन करो। अगर ऐसे आपके 25 नंबर आ रहे हैं तो ज्वाइन करने के बाद, हमारे साथ काम करने के बाद आपके हो सकते हैं कि 40-45 नंबर आए, और 40-45 में भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो एएमयू ट्रिपल ई के लिए 60 दिन का हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया। आप जब चाहें तब कर सकते हो। इसमें डेली आपको 5 आवर लाइव क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, और लास्ट में आपको हम फुल सिलेबस भी टेस्ट करवाएंगे। तो सारा कुछ 5,000 में ही इंक्लूडेड है। बाकी इसमें मैं भाई कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। अगर सारे के सारे हमारे यहाँ टीचर्स इंजीनियर हैं, एमयू के ही हैं, तो अगर वो अपना वक्त दे रहे हैं तो उन्हें मेहनताना तो बिल्कुल ही बनता है। वो पढ़ाने के पैसे लेते हैं, बिकॉज दे आर गिविंग यू
देयर प्रीसियस टाइम। अगर आपको लगता है कि दिस इज नॉट वैल्यूएबल फॉर दिस, तो आप मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है अभी हमारे हेल्प की, तो डेफिनेटली आप हमसे हेल्प ले सकते हो, बिकॉज आई नो दिस इज बेस्ट इन द मार्केट। इससे बेस्ट और बेटर आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है अभी। और बाकी जो लोग सस्ते में लेना चाहते हैं वो लोग रिकॉर्डेड ले सकते हैं, उनको रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा, सस्ते में हो जाएगा, ठीक है। बाकी लाइव के लिए 5000 फिक्स प्राइस है, और जिनको ज्वाइन करना है वो लोग डायरेक्टली इस पे पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम, ठीक है। और स्क्रीनशॉट अपने नाम वगैरह के साथ जो लिखा हुआ है आप सेंड कर दीजिएगा। इस पे आपको अपनी इशू, किसी अनदर इशू के लिए कॉल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। कॉल के लिए आप इस नंबर को फॉलो कर सकते हैं, बाकी कॉल मतलब पूछने के लिए तो भाई तुम कॉल करना ही मत, ठीक है। बाकी जो लोग, हमें सिर्फ वही कैंडिडेट अभी चाहिए जो काम करना चाहता हो, जो रियली में अपना सिलेक्शन चाहता हो, टाइम पास करने का हमारे पास या आपके पास अभी वक्त नहीं है। अभी इतना टाइम नहीं है कि आप गूगल बाबा फलाना ढिमका का वो लो। मैं तो यही कहूंगा कि करियर से बढ़ के पैसे नहीं होते हैं, आप काम स्टार्ट कर दो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब पहले क्वेश्चन को आप मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है। दिस इज आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका इंटेंसिटी है 150 न्यूटन, तो ई की वैल्यू कितनी दी गई है 150 न्यूटन पर कूलम, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड के डायरेक्शन में है। एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन्स knocked out from air molecule by incoming cosmic rays, the work done in lifting the electron 500 मीटर upward from the earth surface। और चार्ज भी दे दिया इन लोगों ने, खैर चार्ज देने की तो जरूरत नहीं थी। तो अब सवाल समझो क्या है। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ था भाई, जल्दी से बोलो, नीचे की तरफ। मान लो नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रॉन है, अब बताओ इस पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा या ऊपर लगेगा। हमें पता है अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया गया है और मैग्नीट्यूड कितना है 150 न्यूटन पर कूलम। अगर हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज को रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है Q इंटू ई लगता है, और डायरेक्शन क्या होता है वेक्टर ई के डायरेक्शन में, अगर Q पॉजिटिव हो तो। लेकिन अगर Q निगेटिव, अगर Q पॉजिटिव है तो किस डायरेक्शन में लगेगा वेक्टर ई के डायरेक्शन में, और अगर Q निगेटिव हो तो किस डायरेक्शन में लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो तुम बताओ, ये चार्ज निगेटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रहा था, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा। तो मान लो अगर ये ग्राउंड पे था तो ग्राउंड से 500 मीटर ऊपर उठाने पे कितना काम करना पड़ा। तो काम का फार्मूला क्या होता है, वर्क क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एफ डॉट एस, ठीक है, या एफ डॉट, अगर वेरिएबल हो तो एफ डॉट डी एस, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस। तो वर्क बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल कितना है Q इंटू ई, चार्ज लिख दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 150, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज 500 मीटर, तो मैं लिख देता हूं 500 मीटर। अब देखो इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। सॉल्व करने के बाद 1 2 3, 3 जीरो तो कट जाएगा, तो ये 16, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 19 में से 3 हटा दो, कितना बचा -16, ठीक है। ओके, तो इसको लिख देता हूं 5 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा 540, और 4 3 12, 120 इंटू 10 टू दी पावर -16, तो ये हो गया 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -14। वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, तो आंसर इज आवर डी। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, एक कैलकुलेशन तो खैर तुम खुद भी कर सकते हो, तो मैंने तुम्हें सिखाया पहला सवाल। अब जितने लोग का सही आंसर आया हो बिल्कुल आप मार्क करते जाना, देखना कितने क्वेश्चन खुद से कर पा रहे हो। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो एक बार क्या कह रहा है। दिस इज बेस्ड ऑन गॉस लॉ। मैं तुम्हें बताता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैक्सिमम अब तक 6 सवाल आया है, एक चैप्टर से 6 क्वेश्चन मैक्सिमम, और मिनिमम 3 क्वेश्चन आया है। तो इस चैप्टर को तुम बिल्कुल मत छोड़ना। जिन लोगों का बजट लो है वो पूरा का पूरा 1000 में मुझसे रिकॉर्डिंग ले सकते हैं 12th के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, ठीक है, 1000 में पूरी रिकॉर्डिंग ले सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, अगर तुम्हारा बजट लो है तो, अगर तुमसे सवाल नहीं हो पा रहे हैं तो। लेकिन 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 काम करना स्टार्ट कर दो मेरे भाई,
तुम्हारे पास 60 दिन है बस, ठीक है, और तुम्हें इधर देखो एग्जैक्टली पढ़ना क्या है इसका आइडिया तुम्हें होना चाहिए। कितने कम टाइम में कितना ज्यादा तुम्हें करना है तुम्हें कैसे पता चलेगा? जब तुम्हारे पास एक मेंटोर होगा, एक ट्यूटर होगा, एक गाइडर होगा, और वो गाइड हम करेंगे, ठीक है। बाकी बाकी लोग चैप्टर वाइज बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का बेस्ट फार्मूला है कि आप उसके पीवाईक्यूज लगाएं, प्रीवियस ईयर सवाल लगाएं। चलिए दूसरे सवाल पे आइए। दूसरा सवाल पढ़िए। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग में समझो, और एक तरफ लिखते जाओ क्या क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ क्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर इनक्लोज इतना नैनोकुलाम चार्ज। एक क्यूब है जिसका लेंथ 1 मीटर है, ये क्या कर रहा है? इनक्लोज कर किया हुआ है इतना नैनोकुलाम चार्ज। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। क्यूब के वन फेस से कितना 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 इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब तुम सोचो किससे लगेगा? तो भैया ये क्या है? एक क्यूब है, क्यूब क्या है? क्लोज सरफेस है। अब क्लोज सरफेस से फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो फ्लक्स का बेसिक फार्मूला क्या था? फ्लक्स का फार्मूला बेसिक था बी डॉट ए ई ए कॉस थीटा। ये कब लगाते थे? जब ओपन सरफेस हुआ करता था, जब ओपन सरफेस हुआ करता था। लेकिन क्लोज सरफेस के लिए क्यूब तो क्लोज है, क्लोज के लिए कौन सा आया? भैया गॉस जी आए थे। गॉस जी आए थे। गॉस ने क्या बोला था कि अगर कोई क्लोज सरफेस है और उसमें बहुत कुछ चार्जेस हैं, तो इस चार्ज की वजह से बाहर चार्ज भी हो तो भी कोई मतलब नहीं है। मान लो Q1 बाहर है और Q2 अंदर है, तो इस टोटल चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा, क्योंकि बाहर वाले की वजह से तो फ्लक्स जीरो होता है, ये होगा क्यू इन अपान एफ साइलन नॉट। एक गॉस साहब बोल के गए थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि एफ साइलन नॉट की वैल्यू एमयू वालों ने एग्जाम में दे रखी थी, तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस कि हमारे लिए हेल्पफुल था। अब भैया ये बताओ, अब भाई तुम मुझे ये बता दो, सॉरी, हाँ, क्यू इन की वैल्यू कितनी है? क्यू इन कितना है? क्यू इन कितना है? अगर एक क्यूब होता, सपोज दैट दिस इज अ क्यूब, दिस इज अ क्यूब, अगर भैया एक क्यूब होता है यहाँ पे, देखो मेरी ड्राइंग खराब है, बट ठीक है, तुम्हारे काम भर की मैं बना लूंगा, इतना मुझे पता है। ओके, दिस इज अ क्यूब। अब क्यूब के सेंटर पे मैंने एक चार्ज रख दिया, चार्ज क्यू रख दिया। अब तुम मुझे बताना भैया इस क्यू चार्ज की वजह से क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा? तो फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस लॉ से हो जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन की वैल्यू कितनी है? जितनी भी हो अभी हम रख लेंगे, लेकिन ये किससे निकला मेरे भाई? ये पूरे क्यूब से निकला। क्यूब में कितने फेज होते हैं? क्यूब में 6 फेस होते हैं। तो पूरा 6 फेस से कितना कितना फ्लक्स निकल रहा है? इतना। तो एक फेस से कितना निकलेगा? एनी वन फेस, तो वन फेस से कितना निकलेगा? 5 1 फेस से कितना होगा? तो भैया 6 फेस से इतना आ रहा है, तो एक फेज से कितना आएगा? तो 1/6, 1/6 5, तो 1/6 इंटू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। जल्दी जल्दी वैल्यू रखो। तो 1/6 क्यू इन की वैल्यू कितनी है? 26.55 नैनो कुलाम। अब एक नैनो कुलाम में कितना कुलाम? 10⁻⁻⁹ कुलाम अपान एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको ऊपर लेके जाओ मेरे भाई। देखो यार मेरी हैंड राइटिंग भी बेकार ही है, लेकिन आई होप तुम्हें काम समझ में आ रहा होगा। तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 26.55 अपॉन 8.85। अब इसको ऊपर लेके जाओ तो 9 3 12 10⁻³ हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यार ये कितने बार में कट रहा है? आई थिंक ये 10⁻³ है। अब देखो ये यार 3 बार में कट जाएगा जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। और मैं तुक्का मारूंगा ये 2 बार में ही कट जाएगा। अब एक ये है 1000 अपान 2, क्या आना चाहिए? 500। देखो यार मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक है, लेकिन मैं खुद आईआईटी की प्रिपरेशन जब करता था, जब मैं कोटा में था, मैं रेजोनेंस से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं ना जुगाड़ लगा के कैलकुलेशन करता था, ठीक है। गुणा भाग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेंदी कैलकुलेशन वाले सवाल मुझे बेकार लगते थे। ट्रिकी सवाल अच्छे लगते थे, दिमाग लगवा लो, मजदूरी ना करवाओ है। और एएमयू वाले इतना ज्यादा मजदूरी करवाएंगे नहीं, खैर ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर सेकंड में आंसर था 5। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक बार सारे लोग देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। अब थर्ड क्या कह रहा है, एकदम आराम से पढ़ो। बोल रहा है टू इक्वल चार्ज इतना नैनो कूलम आर प्लेस्ड, ओके रिकॉर्डिंग ऑन है, चलो। टू इक्वल चार्ज आर प्लेस 12 नैनो कूलम आर प्लेस 10 सेंटीमीटर अपार्ट। यहाँ पे दो इक्वल चार्ज थे,
10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए हैं। अब बोला जा रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे, मतलब इन दोनों से सेम दूरी पर एक पॉइंट ए है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तुम आराम से सवाल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पढ़ने के बाद तुम क्या करो, खुद से इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। आई होप ये लुल्ल सवाल है, ऐसे सारे ऐसे कम से कम 10-15 सवाल मैंने क्लास में अपने करवाए थे। जो लोग AMU BTech की प्रिपरेशन मुझसे कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें अच्छे से पता होगा। अगर वो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भाई कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप मुझसे पढ़ के भी ये सवाल नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कौन महानुभाव हैं, ठीक है, जो इतना मेहनत करने के बावजूद भी इनका ये हाल है। चलिए भाई महानुभाव लोग, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। अब मैं इसी फिगर में कर देता हूं, तुम्हें पता ही है मैं कैसा आदमी हूं, लेंदी टाइप का। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ। हमें पता है अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसके द्वारा किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, KQ/R। और डायरेक्शन, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन किधर की तरफ आएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ आता है। और अगर ये चार्ज निगेटिव होता तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता, ठीक है, ये बात हमने याद कर लिया है। और फार्मूला तो यही होगा, KQ/R², सॉरी KQ/R²। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से इधर की तरफ कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया E। अब चूंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दूरी भी सेम है तो इसके वजह से भी इधर होगा, और ये भी मान लिया E, ठीक। अब बताओ, अब ध्यान से देखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा कि नहीं सेम होगा, थीटा और थीटा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया ये दोनों एंगल सेम होगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ये दोनों एंगल सेम होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों एंगल सेम होगा। तो अब ये वाला एंगल कितना होगा, ए वाला एंगल कितना होगा, ए वाला एंगल कितना होगा, तो भैया ए वाला एंगल कितना होगा, ए वाला एंगल होगा 180 माइनस 2 थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ए वाला होगा 2 थीटा, क्योंकि ये पूरे लाइन में 180 होता है तो ये 2 थीटा। तो भैया देखो साइड्स इक्वल थे तो मैंने थीटा थीटा मान लिया अपने मन से। तो अब तुम बताओ, मैंने एक बहुत वेक्टर पढ़ाते समय बहुत बढ़िया ट्रिक बताया था, वेक्टर पढ़ाते समय बहुत बढ़िया ट्रिक बताया था कि अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के 2 थीटा एंगल पे हो तो उनका नेट जो आता है उनके बीच में आता है और ये आता है 2a cos थीटा। ये बहुत शानदार ट्रिक थी, लगभग 90% क्वेश्चन में ये ट्रिक लगता है, 90% क्वेश्चन में ये ट्रिक लगता है। और एक और ट्रिक बताया था दूसरा, कि अगर बहुत सारे वेक्टर्स हैं, मान लो ए बी, मतलब सेम मैग्नीट्यूड के बहुत सारे वेक्टर हैं, अलग अलग डायरेक्शन में हैं और एक ही प्लेन में अगर लाई करते हैं और उन दोनों के बीच, उन हर एक के बीच का एंगल सेम है तो इनका नेट जो आता है ना, जो नेट वेक्टर आता है वो 0 आता है। ये भी बहुत सारे सवाल में जेई और मेंस और एडवांस के सवाल में कॉन्सेप्ट यूज होता है। बट अपना यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा कि इधर की तरफ वेक्टर ही है और इधर की तरफ भी वेक्टर ही है और इन दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा है, तो इनका नेट किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा। कितना आएगा, 2e cos थीटा। अब हमारे इसमें पर्पस क्या निकालना रह गया, ई की वैल्यू निकालो और cos थीटा की वैल्यू निकालो। तो ये कितने लोग ये समझे कि ई और cos थीटा निकालना हमारा पर्पज है। ई नेट हमने निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है मेरे भाई, 2e cos थीटा। अब ई निकालना तो बड़ी आसान है, ई की वैल्यू देखो क्या होगा, KQ/R²। तो देखो k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू की वैल्यू क्या है 12 नैनो कूलम, 12 इंटू 10 टू द पावर -9 अपन R²। आर की जगह पे मैं लिख दूं 15 गुणे 15 इंटू 10 टू द पावर -4। सेंटीमीटर को बदलोगे तो 15 गुणे 10 टू द पावर -2 करोगे, स्क्वायर कर दिया। अब देखो -9 +9 को मार दिया, ऊपर क्या बचा, देखो देखो 3 चौको 12, 3 5 15, ठीक, 3 लिखने 3 5 15, ठीक, क्या बचा, ध्यान से देखो, ये हो गया 12 इंटू, इसको ऊपर लेके जाओ 10 टू द पावर 4 अपन 25। अब ई की वैल्यू आ गई हमारी बहुत इजीली, ई की वैल्यू ध्यान से सुनना क्या आई है, ई की वैल्यू ध्यान से सुनना मेरे भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। ई की जो वैल्यू आई है, ई की जो वैल्यू आई है, कहाँ गई, जो ई की वैल्यू है दैट विल बी 12/25। अब इसको लिख लो 100 गुणे 100, ठीक है, 25 चौको 100, ये 12 24 32 12 चौको 48 इंटू 10 इंटू 100 है, इतना है, ठीक है। अब भैया हमने ई निकाल लिया तो 2e और cos थीटा निकालना है। अब इस ज्योमेट्री को देखो, cos थीटा निकालने के लिए कैसे निकालोगे,
हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, बताओ। ओके, तो cos थीटा की वैल्यू निकालो। cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालो। ये पूरा 10 था, इसके मिड पॉइंट में मिलेगा, यहां से इतना कितना हो जाएगा 5, तो यहां से cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेनस 5/15, तो ये क्या आएगा 1/3। 1/3 यहाँ रख दो। हमारा फार्मूला क्या था, ई नेट क्या था, ई नेट, ई नेट, ई नेट क्या था, यहीं पे लिख देता हूँ। ई नेट की वैल्यू क्या आई थी, 2e cos थीटा। दो की वैल्यू रखो, दो की, दो ई की वैल्यू रखो। ई की वैल्यू आया था 48 इंटू 100। कॉस थीटा की वैल्यू है 1/3। 16×2 = 32, 16×3 = 48, ये 16×2 = 32 इंटू 100, तो ये क्या आया 3 × 2 × 10⁻³ दैट्स आवर आंसर। क्लियर है। अच्छा, एक यहाँ पे एक थोड़ा सा, मान लो इतना बड़ा कैलकुलेशन अगर तुम्हें नहीं करना था, खैर कैलकुलेशन तो ये भी बड़ा नहीं था, अब जो बच्चा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो धकाधक मारेगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर मान लो यहाँ पे एक थोड़ा सा हम लोग अप्रॉक्स कैलकुलेशन करने के लिए क्या लगा सकते थे, जानते हो, डाइपोल का कॉन्सेप्ट लगा सकते थे। डाइपोल का कॉन्सेप्ट लगा सकते थे। डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर दो चार्ज कुछ दूरी पे रखे हो, मतलब अपोजिट नेचर के चार्ज कुछ दूरी पे रखे हो, मतलब बहुत स्मॉल दूरी पे रखे हो, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं डाइपोल। और डाइपोल की वजह से उसके इक्वेटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है Kp/r³। ये डाइपोल की वजह से होती है, ठीक है। तो डाइपोल की वजह से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट निकाल सकते थे। अप्रॉक्स आएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 15 और 10 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि दो आसपास आंसर हो तो हमें ऐसे बेसिक से करना पड़ जाए, लेकिन चलो निकाल के देखते हैं कि क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं निकालता हूँ Kp/r³ से। के की वैल्यू 9 × 10⁹ रख दिया। पी की वैल्यू, अब देखो पी जो होता है डाइपोल मूवमेंट होता है एक चार्ज और इन दोनों चार्ज के बीच का लेंथ, Q × L। अब कुछ लोग 2QL भी बोलते हैं, वो लोग इसको, इस पूरे लेंथ को 2L मानते हैं, ठीक है। तो एक चार्ज कितना है 12, तो 12×10⁻⁻⁹ इंटू एल। एल कितना है 10 इंटू 10⁻⁻² अपन r³। r³ की जगह पे क्या रख दोगे भाई, r³ की जगह पे क्या रख दोगे, 15 का³ इंटू 10⁻⁻�6, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 6 को ऊपर ले जाओ, 9 और 2 कितना हो गया 11। 9 और देखो 9 और 9 तो काट ही दो, ये 6 गया ऊपर, देखो 6 ऊपर गया, यहाँ पे एक 10 और था, तो ये कितना हो गया 7। 7 में से 2 गया तो ये 10⁻⁵ बचा। अब ऊपर क्या बचा 9 × 12, नीचे को क्या लिखो 15 × 15 × 15, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन कमजोर है ना। अब मैं इसको क्या करूं, इसको भी काट देता हूं। अब देखो 4/25 इंटू 5, इसको लिख दो 100 × 10⁻³ 25 चौको 100, ठीक है। ये हो गया 16/5 इंटू इसको 10 करो और इसको 100 कर दो, तो ये 5×2 = 10 कितना हो गया तुम बताओ, 32 × 10⁻²। तो ये भी सेम आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, 10⁻³ दैट्स आवर आंसर, ठीक है। दैट्स आवर आंसर। तो तुम दोनों कॉन्सेप्ट, एक डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट था और एक ये वाला कैसा कॉन्सेप्ट था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। तो आई होप तुम्हें दोनों मेथड अच्छा लगा होगा, अच्छा लगना भी चाहिए, ठीक है। ऐसे सवाल बहुत इजी सवाल है एएमयू के। अगला सवाल करते हैं, ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब देखो अगला सवाल पढ़ो। टू प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल रिस्पेक्टिवली आर होल्ड एट अ कॉर्नर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल पे एक अपने मन से इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया इधर। अब टू प्रोटॉन, यहाँ पे मान लो एक प्रोटॉन है, उस पर प्लस ही चार्ज है और प्लस ही चार्ज है, और एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का नाभिक 2He4, ठीक है। 2He4 जिसका मास क्या होता है, जिसका चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन के दुगना होता है और मास क्या होता है 4 गुना होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्लस, मतलब +2 ई जो है, ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन नहीं है, माइनस ई लिखूंगा तब, ई माइनस लिखूंगा तब इलेक्ट्रॉन होगा। ई एक चार्ज है जो दर्शा रहा है कि 1.6 × 10⁻⁻19 मैग्नीट्यूड का है, ठीक है भाई, अपना अपना तरीका है, ठीक। टू प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल रिस्पेक्टिवली आर होल्ड एट अ कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड इतना है, तो साइड की वैल्यू 8 × 10⁻⁻10 मीटर दे दिया गया है, ठीक है। अब देखो द पार्टिकल आर रिलीज
एंड मूव अपार्ट। अब इनको जैसे ही रिलीज करते हैं तो ये मूव करते हैं। तो द टोटल एनर्जी व्हेन दे आर फार अपार्ट, जब ये बहुत दूर होते हैं तो टोटल एनर्जी जो है क्या, द टोटल एनर्जी दे आर फार अपार्ट, मतलब कुल मिला जुला के इनको मूव कराने के लिए, जैसे यहां पे हमने रखा हुआ है, इस इस मतलब एक अरेंजमेंट था, इस इसको क्या हुआ कि होल्ड एट अ कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड इतना, द पार्टिकल आर रिलीज एंड मूव अपार्ट, दियर टोटल एनर्जी व्हेन दे आर फार अपार्ट, उनका टोटल एनर्जी क्या होगा जब ये क्या होंगे, बहुत दूर होंगे। तो ठीक है, तो यार जब बहुत दूर हो जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखो एनर्जी हमेशा क्या रहता है, तुम मुझे बताओ, एनर्जी हमेशा क्या रहता है, एनर्जी क्या रहता है, एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहता है, एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉयड और नाइदर क्रिएटेड। तो मैं मान के चलता हूं शुरू में यहाँ पे प्लस ही था, यहाँ पे प्लस ही था, और यहाँ पे प्लस 2 ही था। अब मैं मान के चलता हूँ शुरू में कोई काइनेटिक एनर्जी थी नहीं थी, क्यों, क्योंकि ये होल्ड करके रखा गया था। तो शुरू में सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, बाद में दूर दूर भाग गए, जैसे छोड़ोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को धक्का देने लगेंगे, भागेंगे, तो जब भागेंगे तो उनके पास जब इनफाइनाइट पे बहुत दूर हो जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, सिर्फ और काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितना कहाँ चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो हमें बेसिकली अगर टोटल एनर्जी लास्ट की निकालनी है तो शुरू की टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, और शुरू की टोटल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमें दो पॉइंट चार्ज के बीच पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है दो पॉइंट चार्ज के बीच का, ये याद रख लेना, नहीं याद है तो फिर इसकी वीडियोस मैंने सेपरेट बनाई है, ये देख लेना, ठीक है। चलो, जिसको भी जो दिक्कत हो रहा है भाई, पूरा एएमयू ट्रिपल ई का पूरा कंटेंट अपने पास है, मुझे पता है कि जो बच्चा मेरी लेक्चर्स को देखेगा डेफिनेटली उसके आराम से 50 में से 30 मार्क्स इस 60 दिन के प्रिपरेशन से आ जाएंगे, तुम्हें देख लेना, गारंटी के साथ में बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पे कितने अरेंजमेंट बन रहा है, या इस पे फोर्स लगा रहा होगा तो AU1, या इस पे लगा रहा होगा तो इसके बीच भी पोटेंशियल एनर्जी है, और इन दोनों के बीच भी पोटेंशियल एनर्जी है U3, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U1 प्लस U2 प्लस U3। अब चलो इन दोनों के पास लिखो के ई टू ई के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, आर तो सेम है, आर इनका दिया होगा, आर कितना दिया, 8 × 10, तो अभी आर लिखते हैं, चलो आर स्क्वायर प्लस U2 की वैल्यू लिखो के Q1 Q2, तो ये दोनों सेम होगा तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस U3 का लिखो तो ये होगा के ई Q1 Q2 अपान, दूरी सेम है तो इसमें से क्या क्या कॉमन हो रहा है, देखो के बाई आर स्क्वायर और ए स्क्वायर, के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बचा, अरे क्या ही कॉमन कर रहा हूं मैं भी, क्या ही है, देखो ये चीज जो है, दो दो चार और चार एक पांच, तो मैं लिख देता हूं 5 के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब बोलोगे भैया वैल्यू रखते हैं, 5 के की वैल्यू क्या है 9 × 10⁻⁹, ई की वैल्यू क्या है, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, अब आर की वैल्यू रखो 8 × 10⁻⁻10, ठीक है। एक काम करते हैं, ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एक साथ कर लेते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं 16 × 10⁻20 अपान में आर के जगह पे लिख देता हूं 8 × 10⁻10, अब इसका होल स्क्वायर करो, इससे थोड़ा सा और कैलकुलेशन आसान लगेगा। अब तुम्हें पता है मुझे कैलकुलेशन करना पसंद नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भाई मैं गेट वे भी नहीं कर रहा था। अब देखो 8 × 16, ए हो गया 4, और देखो इधर इसको ऊपर लेके जाओ, इसको ऊपर लेके जाओ, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओ, देखो क्या हो रहा है, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है क्या, आई हैव डन मिस्टेक, ये -20 होगा, इसको ऊपर लेके जाओ कितना होगा, -10 होगा, ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो -10, अब -10 का स्क्वायर कितना होगा, 10⁻⁻20, अभी कितना होगा देखो, 5 चौको 20, 4 चौको 16, 17 18, 18 × 10 के बाद -11, तो ये हो जाएगा 1.8 × 10⁻⁹। अब एनर्जी का यूनिट जूल होता है, जूल लगा दिया क्योंकि मैंने सब कुछ ऐसा ही में रखा है, आंसर नहीं आया क्या।
आई हैव डन एनी टाइप ऑफ मिस्टेक? ओ तेरी, ओ तेरी, लेट मी चेक हियर अगेन। हमने क्या करा है, टू प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल आर रिस्पेक्टिवली हेल्ड, द पार्टिकल रिलीज मूवमेंट एट टोटल काइनेटिक एनर्जी, द टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा, और जब एक दूसरे से बहुत दूर होंगे तो क्या हो जाएगा, उस टाइम पे तो पोटेंशियल जीरो होगा। तो हमने क्या मिस्टेक करा, यू हैव डन एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, प्लीज चेक इट गाइस। मेरी कैलकुलेशन बहुत बेकार है। 2 k q1 इनके इनके बीच का सेम है, प्लस के, ओ हो, मेरे भाई फार्मूला में आ रहा है, मैंने स्क्वायर लगा दिया, देखो देखो देखो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हो गया हो गया हो गया हो गया, बस बस बस, ठीक है चलो। 5 इंटू के की जगह पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ई की जगह पे ई स्क्वायर ही कर लो यार। ई की जगह पे क्या होता है, ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो मैं इसको 16 गुणे 10 के घात -20 लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 16 गुणे 16 गुणे 10 के घात -20 का स्क्वायर क्या होगा, -40, अपान में 8 इंटू 10 टू द पावर -10। अबे देखो, ऊपर गया 19 हो गया, 19 में से 40 अभी हम लोग घटा देंगे, ठीक है। अब चलो मल्टीप्लाई करते चलते हैं। 8 दूनी 16, 5 दू 10, 10 और ये 10 20, तो एक कितना हो गया, 9 गुणे 16 गुणे 10 के घात -20, ठीक है। अब चलो 16 नवा कितना होता है, 16 नवा, ठीक है। तो ये हो गया 54 और 144 के आसपास, ऐसा कुछ आंसर है, बिल्कुल आंसर है 10 टू द पावर -20। तो आंसर क्या आएगा, दशमलव इधर कर लो, 1.44 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। कितने लोगों को समझ में आया मैंने क्या मिस्टेक किया था? तो देखो ये जनरली मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि कुलाम्स लॉ में क्या था, फोर्स का फार्मूला था K q1 q2/r², और ये एनर्जी का फार्मूला K q1 q2/r था। तो दैट वाज अ बिग मिस्टेक डन बाय मी। कितने लोगों को समझ में आया? प्लीज राइज योर हैंड। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ठोकते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नया हो तो, क्योंकि हर एक चैप्टर का पीवाईक्यू तुम्हें यही मिलेगा। और मैं बता रहा हूं, अगर तुम सिर्फ मेरे पीवाईक्यूज के सेशन देख रहे हो ना, तो भी तुम फिजिक्स में ठीक ठाक करके आओगे, ठीक है। और मेरे पीवाईक्यूज तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट और ट्रिक सिखाता चलूंगा, ठीक है। और बाकी तुम में से जितने लोग का सिलेक्शन हो जाए, मुझसे आगे जरूर मिलना, मिठाई जरूर लेके आना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन द फिगर सॉन ईच कैपेसिटर C1 इज इतना एंड C2 इज इतना। C1 और C2 की वैल्यू दी गई है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन पॉइंट A एंड B। अब इस क्वेश्चन में ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है। तो देखो एक चीज याद रखना, RISC, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, और ये आई क्या होता है, इंडक्टर, एस क्या है, स्प्रिंग, और सी क्या है, कैपेसिटर। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, ये दोनों एक जैसे जुड़ते हैं, एक जैसे जुड़ेंगे। जैसे अगर मान लो रजिस्टर, दो रजिस्टर सीरीज में है, तो ए और बी के बीच में मुझे आर इक्विवेलेंट लिखना है, आर ए बी, तो मैं डायरेक्ट आर ए बी इक्वल टू ए आर वन है, और ए आर टू है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा आर वन प्लस आर टू। अगर सेम दो इंडक्टर सीरीज में है, तो मैं लिख दूंगा, ठीक है, आई वन आई टू, तो आई वन आई टू लिख दूंगा। अगर ये पैरेलल में है तो 1/r ए बी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1/r1 प्लस 1/r2। लेकिन कैपेसिटर में इसका डायरेक्ट उल्टा होता है, डायरेक्ट उल्टा होता है। मतलब अगर दो कैपेसिटर, ध्यान से सुनना, दो कैपेसिटर पैरेलल में है, आप पैरेलल सीरीज पहचानते कैसे मैंने सिखाया हुआ है, पर इस वीडियो में एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में है, मान लो C1 और C2, तो मैं इन दोनों के बीच में जो इक्विवेलेंट लिखूंगा CAB, डायरेक्ट C1 प्लस C2 हो जाएगा। और अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है, दिस इज C1 और दिस इज C2, तो इन दोनों का जो R इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों को डायरेक्टली नहीं जोड़ पाओगे। जो C इक्विवेलेंट होगा वो होगा 1/CAB इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये तुम्हें दोनों बातें कीप इन माइंड, प्लीज कीप इन माइंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सारे लोग बताओ। तो अब इसी के बिहाफ पे सवाल है, मां ठुल्लू सवाल है, ठुल्लू सवाल है। अब मैंने ना कुछ ट्रिक्स भी बताया है, अब ट्रिक देखना, तुम्हें लगेगा कि हाँ भैया आपके क्लास में
और किसी क्लास में बहुत बड़ा फर्क है। क्लास में पहले ज्वाइन किया होता, पर कोई बात नहीं, अभी भी 60 दिन है, कुछ गया नहीं है, तुम अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो C1 किस में है, सीरीज में है। अब जब बहुत सारी चीजें सीरीज में होती हैं तो चूंकि सेम मैग्नीट्यूड है, तो मैं इन तीनों को मिटा के इसके जगह पे C1/3 लिख सकता हूँ। अब देखो ये C1/3 C2 के साथ किस में है, पैरेलल में है। तो अगर दो C/3 इज पैरेलल विथ C2, तो इनका नेट क्या आएगा, डायरेक्ट जोड़ दूंगा C/3 प्लस C2। ठीक, ये यहां तक का हो गया। अब देखो C1 और C1 ये दोनों सीरीज में है और इसके साथ ये सीरीज में है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा C1/2 विल बी इन सीरीज विथ C1/3 प्लस C2। अब एक काम करो, ये बड़ा लफड़ा कर रहा है, वैल्यू रखते चलते हैं, वैल्यू रखते चलते हैं। C1 C2 C3 की वैल्यू दिया गया था, आई थिंक C1 की वैल्यू दी गई है 6.9 एंड C2 की वैल्यू दी गई है 4.6। तो चलो C1 की वैल्यू 6.9 और C2 की वैल्यू दी गई है 4.6। आहा 4.6। एक काम करो, C1/2 करो, जल्दी करो, C1/2 करो। C1 की जगह पे 6.9 का आधा कितना होगा, लगभग लगभग 2×3 = 6, 2×4 = 8, 2×5 = 10। ठीक है, एक किसके साथ है, सीरीज में है C/3, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 3×2 = 6 और 3×3 = 9 प्लस C2 4.6, इसको इसके साथ जोड़ दो, तो देखो 3.45 सीरीज में है, किसके साथ, 6×3 = 9 और 4×2 = 6, 6.9 के साथ। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखना, ये सीरीज में है। अब दो सीरीज में होता है तो मैं डायरेक्ट से इक्विवेलेंट कैसे लिखूंगा, C1 C2 अपान C1 प्लस C2 है, सारा फार्मूला मैंने सिखाया हुआ है। देखो इसका ये आधा है, इसका ये आधा है, अगर मैं इसको C मानूंगा तो इसको 2C मान सकता हूँ कैलकुलेशन पर्पज के लिए। तुम्हें पता है ना, मैं कैलकुलेशन बहुत कम करना चाहता हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो मैं इसके लिए C लिखूंगा, तो इसके लिए क्या लिखूंगा, 2C लिखूंगा और ये C प्लस 2C 3C हो जाएगा। C ने C को मार दिया, 2/3C हो गया। अब 2/3C आया, C की वैल्यू रख दो यार यहाँ पे, C की वैल्यू रख दो 3.45 इंटू 2/3। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6.9 और 6.9 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2.3। तो यहां तक का इसके साथ का आ गया 2.3। आप ध्यान से सुनना, अब C1 और C1 किसके साथ किस में है, C1 एंड C1 किस में है, तुम बताओ, दिस C1 एंड दिस C1 आर इन सीरीज, आर गेटिंग माय पॉइंट। सीरीज में है तो इनका नेट कितना, और इसके साथ ए भी सीरीज में है, तो इनका नेट कितना हो जाएगा, C1/2 हो जाएगा। C1/2 की वैल्यू कितनी है, 3.45, इसके साथ 2.3 पैरेलल में है, तो 3.45 इज इन सीरीज विथ 2.3। तो एक काम करते हैं, इनको भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो यार गलती भी हो सकता है क्योंकि मैंने बहुत शॉर्टकट लिए हैं, तो चलो नेट निकालते हैं, नेट क्या होगा, 3.45 मल्टीप्लाई बाई 2.3 अपान 3.45 प्लस 2.3। चलो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ओके, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। ये कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 3×2 = 5 और 7 5 और ऊपर कितना हो जाएगा, 3.45 मल्टीप्लाई बाई 2.3।